हम ये खा लें तो हमारा बेबी गोरा हो जाएगा, नारियल खा रहे हैं तो ट्रस्ट में इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी जो जेनेटिक है उसी के हिसाब से बेबी काला या गोरा होता है। और डिलीवरी से पहले भी जो लेडी होती है, वुमेन होती है, वो बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रही होती है। तो मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस को मैम कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, हम हॉस्पिटल में हम एक अच्छे रीजन के लिए जा रहे हैं, बेबी को डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारी पूरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाला है। तो यू शुड बी ग्रूम्ड योरसेल्फ। तो हम भी रूम में जाते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिव आता है जब हम ऐसे पेशेंट को मिलते हैं और हम रूम में जाते हैं कि यार वो तो पूरी तैयार होकर के और इतने अच्छे से बैठी है, तो हमें भी बड़ा मजा आता है ऐसे पेशेंट को देखकर। Hello everyone and welcome back to another episode of the Voice of Women podcast, where we talk about women's health, wellness and everything that comes in between. I am your host Diya Singh, and today we have a very special guest with us, Dr. Manisha Ranjan. And she is an experienced person in gynae and obs, and she is here to guide us through some critical topics around pregnancy, contraceptives and women's reproductive health. Welcome ma'am, we are very excited and looking forward a very fun and chit chat session with you. Thank you so much, and I'm very happy to just give some my inputs about the prenatal things and the whole woman well-being. Right. So I guess we should quickly dive into some of intriguing questions which we have on our plate specifically for ma'am. So with this everybody, let's get started with the video. So the very first question ma'am is, what are the important things which a woman should consider and focus on during her first trimester of her pregnancy? अब फर्स्ट ट्रिमेस्टर हम किसको कहते हैं? जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुई, वहाँ से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन को हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहते हैं। अब हमें क्या क्या ध्यान रखना है पहले तिमाही में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिमाही है जिसमें अभी अंदर बेबी आया है, इम्प्लांटेशन होने वाली है, बेबी की ऑर्गन बनने वाली है और वो ग्रो करने वाला है। तो आपके अंदर बहुत सारी चेंजेज होती है और इस चेंजेज के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। नेचर चाहती है कि एक फॉरेन बॉडी आया है, इसको निकालो, तो थोड़े थोड़े हमारे टमी में क्रैम्प्स होंगे, ब्रेस्ट हमारा टेंडर होगा, मेंटली हम परेशान होंगे, डिस्कम्फर्ट हमारी स्टार्ट हो जाएगी, नॉजिया वॉमिटिंग होगी, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा और ये हमें थोड़ा इरिटेबल बना देता है। इसी ट्रिमेस्टर में बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी इस प्रेगनेंसी को परेशान कर देती हैं। तो आपका काम है, सबसे पहले जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, आपको तुरंत नियर बाय किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने हैं और कुछ जांचों से ये पता करना है कि इस ऑनगोइंग प्रेगनेंसी का फेट क्या है। क्या ये हेल्दी प्रेगनेंसी है, क्या ये वीक प्रेगनेंसी है, अंदर का माइक्रो इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी थायराइड, शुगर सब बेबी के इम्प्लांटेशन के अकॉर्डिंगली है, यानी बेबी कितने जेस्टेशनल वीक क्या है, क्या ये हमारे यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के बाहर है, जो एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। तो इन सब चीज़ों को असर्टेन करना है। इस ट्रिमेस्टर में कुछ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। ये ब्लीडिंग एक नॉर्मल इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये कुछ परेशानियों का सबब भी हो सकता है, जैसे इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं या थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी पहली तिमाही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें बेबी इम्प्लांटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस सब हो रहा होता है। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो आई फील सेकंड क्वेश्चन बहुत से औरतों को जानना होगा, विच इज़ कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि ये मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ये मत झुको। तो कौन कौन से मिथ्स हैं? आज जो मिथ्स मुझे लग रहा है गलत हैं, रूमर्स है बेसिकली, उनको ब्रेक डाउन करते हैं मैम, तो प्लीज़ इस पर। सो बहुत कुछ इतने फनी मिथ्स हैं, कुछ हमारे फूड से रिलेटेड मिथ हैं, कुछ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड मिथ हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं जो बहुत ही कॉमन है। पहला मिथ है कि हम ये खा लें तो हमारा बेबी गोरा हो जाएगा, नारियल खा रहे हैं तो ट्रस्ट में इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी जो जेनेटिक है उसी के हिसाब से बेबी काला या गोरा होता है, और बेबी काला या गोरा नहीं, बेबी हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है, इस मिथ पे नहीं जाना है। दूसरी हम मिथ है कि ऐसा चेहरा हो रहा है, ऐसे पिंपल्स आ रहे हैं, ऐसा टमी का साइज हो रहा है तो बेबी लड़का या लड़की होगा, हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये भी बहुत फनी मिथ है ना। ऐसा नहीं होगा, ये हमारी एक्स और वाई क्रोमोजोम है। यदि हस्बैंड के एक्स क्रोमोजोम ने हमारे फीमेल के एक्स क्रोमोजोम को मीट करा है तो लड़की होती है, वाई क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम से मिलता है तो बेबी बॉय होता है। तो आपकी स्ट्रक्चरल
फिनोटाइप मीन्स एक्ने या टमी की साइज है ना, या आप में कोई चेंजेज है, ये बिल्कुल असर्टेन नहीं करता है कि बेबी लड़का या लड़की होगा। ओके, तो आई गेस हमने सारे मिथ्स को कवर कर लिया है। मैम, ये भी बोलते हैं कि जो आपके लास्ट के ट्रिमेस्टर्स हो जाते हैं, जब आपकी डिलीवरी डेट पास आ रही होती है, तो आप कुछ ऐसे योगा एक्सरसाइज है बेसिकली जो आपको करते रहने चाहिए, और कुछ ऐसे योगा एक्सरसाइज भी होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मैम इस पे आप मैं बताऊं कि एक्सरसाइज हमें पूरी 9 मंथ की जर्नी में ज़रूर करनी चाहिए, और इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं प्री नेटल योगा। और ये नॉर्मल जो हमारी एक्सरसाइज और जिमिंग है इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें हमारी मोस्टली फोकस हमारी पेरिनियल मसल, हमारी पेल्विक मसल, हमारी एब्डोमिनल मसल होती है। जो लास्ट ट्रिमेस्टर की एक्सरसाइजेज है उसमें हम पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेज के बारे में आपको कहते हैं कि आप ये ज़्यादा करें, जैसे स्क्वाट्स है, जैसे डक वॉक है, जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत सारी एक्सरसाइजेज एडवाइजेबल नहीं होती है, क्योंकि अभी इम्प्लांटेशन चल रही है, बेबी एट रिस्क में होता है, तो बहुत एंथुजियास्टिक होकर के आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज ना करें। आप पहले से ही कुछ बहुत ही फिटनेस फ्रीकर हैं तो आप नॉर्मल वॉक करें, जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, बट वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज या जो आप जेंटली जो पहले एकदम से ट्रेडमिल पे भाग रहे थे, या बहुत ऐसा एक्सरसाइज जिससे हमारे टमी की प्रेशर बढ़ रही है या पेल्विक प्रेशर बढ़ रही है, वो ना करें। मैम हम मिथ्स की बात कर रहे थे, तो मुझे आपसे बात करते वक्त एक और स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, और ये बोलते हैं, मैंने खुद सुना है औरतों को ये सलाह देते हुए कि अगर आपको स्क्रैचेस नहीं करने हैं, क्योंकि आई गेस स्किन स्ट्रेच होती है तो बहुत स्क्रैचेस होते हैं, तो आपको वो चीज करनी नहीं है, अवॉइड करना है, तब आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे फ्यूचर में। ये भी एक मिथ है। देखो, स्ट्रेच मार्क पहले होता क्यों है? अब बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है हमारी टमी क्या होती है, स्ट्रेस्ड हो जाती है, तो उसकी जो सबक्यूट फैट है उसमें स्ट्रेचिंग के कारण हमारे मार्क्स आते हैं, जिसको हम स्ट्रिया कहते हैं। अब पोस्ट डिलीवरी ये सबको आएंगे, इट्स नॉट कि हम प्री प्रेगनेंसी जैसे स्टेटस को अचीव करेंगे। अब प्रेगनेंसी में हमारी ड्राइनेस भी बहुत होती है, तो इसलिए हमारी टमी ईचिंग होती है, प्लस स्ट्रेचिंग है तो उसके कारण भी ईचिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है जो स्ट्रेच मार्क को पूरा ख़त्म कर दे। उसको हम मॉइस्चराइज कर सकते हैं ताकि ड्राइनेस ना हो। कुछ उसमें ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, एलोवेरा या कुछ ऐसी चीज़ें उसमें हम डालते हैं जिससे उसकी जो इंटेंसिटी है स्ट्रेच मार्क की वो थोड़ी सी डिमिनिश हो सकती है, राइट। लेकिन प्री प्रेगनेंसी वाला स्टेटस नहीं आएगा। हाँ, बाद में आपने अपनी टमी की स्ट्रेंथ को अच्छी कर ली, आपने कोर मसल को टाइट कर लिया, मसल की स्ट्रेंथ अच्छी कर ली, तो वापस से जो फ्लैबी स्किन हो गई थी जिसके कारण स्ट्रेचिंग गंदी लग रही थी, वो स्ट्रेच मार्क गंदे लग रहे थे, वापस से वो नियर टू नॉर्मल होने लगते हैं, राइट। सो इट्स नॉट द स्ट्रेच मार्क क्रीम जो आपकी हेल्प करता है, वो उसको मॉइस्चराइज करता है ताकि ड्राइनेस पे हम काम कर सकें। हमारा एंड में जो पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज है जिससे आप अपनी मसल स्ट्रेंथ को दोबारा ठीक करते हैं, वो आपकी हेल्प ज़्यादा करेगा। Okay. With this, we are moving on to the next question, which is कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक ऑल टुगेदर नया बीइंग आपके अंदर डेवलप हो रहा है। बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस की वजह से एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, एंड अगर पोस्टनेटल डिप्रेशन इश्यूज होते हैं तो डिलीवरी से पहले भी जो लेडी होती है, वुमेन होती है, वो बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रही होती है। तो मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस को मैम कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, हम अर्बन एरिया में रह रहे हैं और अर्बन एरिया की गर्ल्स इज़ अ मल्टीटास्किंग गर्ल। वो अपना काम भी करती हैं, घर को भी मैनेज करती हैं, अपने रिलेशनशिप को भी मैनेज करती हैं। सो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशनल हेल्थ, और प्लस अब एक नया बेबी आया, तो इन सब को मैनेज करने में वो ओवर स्ट्रेस्ड, ओवरवर्कड हो जाते हैं। प्लस हमारे अंदर जो चेंजेज हो रही है, जो आपने बताया कि हमारे अंदर बहुत सारी हार्मोनल चेंजेज हो रही है, फिजिकल चेंजेज हो रही है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रही है, इससे सब औरतें मोस्टली पहले तिमाही में, क्योंकि वो इस चेंज के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो ज़्यादा परेशान होते हैं। अब इसको हम कैसे बेहतर करें? सबसे बड़ा रोल है हमारे पार्टनर का। देयर इज़ अ रोल ऑफ फादर। मम्मा का तो रोल है ही, लेकिन ये कपल प्रेगनेंसी है। यदि फादर भी अपना रोल अच्छा करें, हम क्या करें, अपने हर स्टेप में अपने स्पाउस को एक स्पेशल फील कराएं, उसकी छोटी छोटी कामों में हाथ बटा दो, देखो वो कितना पॉजिटिव हो जाती है। उसकी इमोशन, उसको प्रोटेक्ट करो सराउंडिंग से। बहुत सारी सराउंडिंग में फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कंपेयर करने लगते हैं कि हमारी मम्मा ऐसा करती थी, हमारे मम्मा के टाइम में ऐसा होता था।
तो वो एक डिफरेंट एरा था जब वो मोस्टली नॉन वर्किंग होते थे, वो होम मेकर्स होते थे। तो उनसे कंपेयर मत करो। उन सब की प्रेगनेंसी शायद 26 साल में फिनिश हो जाती थी उनकी फैमिली। हम लेट प्लान कर रहे हैं तो हमारे में बहुत सारी फिजिकल डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती है। लेट प्लानिंग, लेट एज के कारण हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, प्लस अर्बन एरिया में हमारी सेडेंट्री लाइफ है, हमें ओबेसिटी हो सकती है। सो डोंट कंपेयर, क्योंकि वो डिफरेंट एरा था। अभी हम मल्टीटास्किंग है जो एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है और वो प्रोफेशनल लाइफ को भी डील कर रहा है और अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ को भी अकेले अपने सिर्फ सोल्जर्स पे कर रहा है। तो आप उसका हर स्टेप में साथ दें। सिंस प्रेगनेंसी प्लानिंग टिल एंड, यदि पापा ने अपने रोल को पूरा किया तो देखो ये जर्नी कितनी स्मूथ हो जाती है और वो फीमेल हर पल अपने आप को एक स्पेशल फीमेल फील करेगी और देखना वो कितना अच्छा खुद का ध्यान रखेगी। आप भी अमेज्ड हो जाओगे। बस उसकी हेल्प करो। बहुत ही क्यूट एडवाइस दिया है मैम ने। एंड आई फील कि ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पे दोनों कपल्स में, इवन हस्बैंड एंड दिस इज फॉर वाइफ एज वेल, कि अंडरस्टैंडिंग वो अपने आप म्यूचुअली बातचीत करते रह के डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा आने के बाद तो फिर और ज़्यादा गैप आ जाता है टाइम इश्यूज के वगैरह से। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम, जैसे हमने बात किया कि अब सारी न्यूक्लियर फैमिली साथ में रह रही हैं और जब अचानक से वाटर ब्रेक होता है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती है औरत, और कितने बार सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ने 1 हफ्ते के बाद की डेट दे रखी है और वाटर ब्रेक बहुत पहले हो जाता है, तो लास्ट मोमेंट पे क्या क्या प्रिपरेशंस करके एक कपल को हॉस्पिटल जाना चाहिए? वेरी गुड। आजकल हम जब कंसल्टेशन करते हैं तो इट्स नॉट ओनली राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड राइटिंग द मेडिसिन, इट्स अबाउट द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट। सो 36 हफ्ते ऑनवर्डिंग, बहुत जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं वो आपको मेंटली प्रिपेयर कराते हैं कि क्या क्या हमारे इन ट्रिमेस्टर में क्या क्या सिम्टम होगी, क्या क्या अलार्मिंग साइन होगा जिसके लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। सो लेबर सिम्टम्स क्या होती है ये हमें पहले ही बता दिया जाता है कि क्रैम्प्स होगी, वाटर बैग ब्रोकन होगा। तो आप पैनिक ना हो, कुछ भी ऐसा इमरजेंसी में कुछ भी नहीं होता कि विद इन 1 to 2 आवर कुछ हो जाने वाला है। आप पैड लगाएं और आप बिना परेशानी के अपने डॉक्टर को सबसे पहले इन्फॉर्म करें। और जो भी हॉस्पिटल आपने डिसाइड किया हुआ है, बुक किया हुआ है, आपको पता है बेड बुकिंग हम सब आजकल पहले ही कर लेते हैं, तो उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएं। पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ रेडी रहती है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल बैग कैसे बनाएं, क्या क्या उसमें डालें। तो आप उसको 3 सेगमेंट में बना लो। पहला सेगमेंट है जो हस्बैंड का रोल है, एक मेडिकल फाइल जिसमें इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने पेपर्स हैं, अल्ट्रासाउंड है, प्रिस्क्रिप्शन है, ब्लड टेस्ट है, उसको आप एक पहले ही 36 वीक स्टार्ट होते ही आप उन सबको पाइल अप कर लीजिए। दूसरा, हमने यदि हॉस्पिटल में कोई काउंसलिंग ली हुई है, फिनेंशियल काउंसलिंग ली हुई है, तो उनका पेपर होता है, उसको आप रख लें। प्लस आजकल सब इंश्योर्ड होते हैं तो हमारी इंश्योरेंस की पेपर हमारे पास होनी चाहिए। हमारा आधार कार्ड, कोई आईडी प्रूफ पेपर भी, हमारा पैन कार्ड होना चाहिए ताकि हम उसको पहले से उसमें भागा दौड़ी ना करें। हम उस स्पेशल मोमेंट को क्लिक करना चाहते हैं तो आपकी लैपटॉप, आपकी चार्जर, आपके कैमराज आपके साथ रहने चाहिए। तो ये पापा का रोल है, ये पापा को करनी चाहिए। दूसरा है मम्मा का मदर्स किट। उसमें आप क्या क्या रखोगे? ड्रेसेस वगैरह तो हमें हॉस्पिटल से मिल जाते हैं, लेकिन आजकल हॉस्पिटल में हम लोग फ़ोटो शूट करते हैं, तो स्पेशल मोमेंट में आप क्या पहनना चाहते हो तो आप पहले से उसकी तैयारी कर लो ताकि आप उस दिन सबसे ब्यूटीफुल दिखो। तो आप वो ड्रेसेस रखें। साथ में हम अपने कुछ ग्रूमिंग, हम ऐसे बीमार होकर तो नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में, हम एक अच्छे रीजन के लिए जा रहे हैं, बेबी को डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारी पूरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाला है। तो यू शुड बी ग्रूम्ड योरसेल्फ। ये नहीं कि हम गंदा सा शक्ल बनाकर और बिना कुछ ऐसे रहिए। आप मेकअप करना चाहते हो, आप अपनी ग्रूमिंग किट रखें, अपनी डेंटल किट रखें, अपनी बाथिंग इसेंशियल्स रखें और बहुत अच्छे से ग्रूम होकर रहें। तो हम भी रूम में जाते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिव आता है जब हम ऐसे पेशेंट को मिलते हैं और हम रूम में जाते हैं कि यार वो तो पूरी तैयार होकर के और इतने अच्छे से बैठी है, तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है ऐसे पेशेंट को देखकर। तो आप अपनी ग्रूमिंग ज़रूर करें और एंटीनेटल एंड पोस्टपार्टम पीरियड में भी, डे 1 डे 2 में भी अपने आप को ऐसे ही ग्रूम करके रखो। आप बीमार नहीं हो तो उससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और आपका सराउंडिंग भी आपको देख करके और ऐसा हैप्पी देख करके, इतने अच्छे से देख करके वो खुश होता है, राइट। और बेबी भी बहुत हैप्पी फील करता है। प्लस थर्ड है हमारा बेबी किट। बेबी किट में आप बेबी की ड्रेसेस जो पहले से ही आप उसको क्लीन करके, स्टरलाइज करके, अच्छे से साफ़ सफाई करके, प्रेश करके आप रखें
बेबी के डाइपर्स हैं, बेबी की कुछ बेबी प्रोडक्ट्स हैं जो उसको उसकी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए है। ये सब आप पहले से ही तैयारी करके रखें। मदर को अपनी सैनिटरी पैड्स वगैरह रखनी चाहिए। आजकल स्टरलाइज्ड हमारी पैंटीज आती है जो यूज एंड थ्रो वाली आती है ना। हमारी फिटिंग ब्राज होती है, आजकल स्पेशल ब्रा आती है ना, ऐसी फिटिंग गाउन्स होते हैं। वैसे उसमें बहुत ही पर्चिंग होती है, तो हमारा कुछ भी ऐसा लिप बाम होना चाहिए, क्योंकि जब हम डिलीवर हो रहे होते हैं तो हमारा बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, तो एकदम से पर्च लिप हो जाती है। तो वहाँ पे अपनी लिप बाम वगैरह, अपनी बॉडी मॉइस्चराइजर वगैरह ज़रूर रखें। ठीक है मैम, अब हम एक ऑल टुगेदर नया रुख ला रहे हैं अपनी वीडियो में, विच इज़ कि अब हम स्विच कर रहे हैं थोड़ा बहुत मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। प्रेगनेंसी से भी इसको हम कनेक्ट करेंगे डेफिनेटली कि प्रेग्नेंट वुमेन का एक बच्चा होने के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसे वापस कंटिन्यू होता है। और मैं साथ में एक और क्वेश्चन इसे मैं ऐड कर रही हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, जो एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग, औरतें स्पेसिफिकली डरती हैं यूज़ करने से, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप में हम साइजेस वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रेगनेंसी से पहले औरत को कौन सा साइज़ यूज़ करना है, प्रेगनेंसी के बाद कौन सा यूज़ करना है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस कैसे कंटिन्यू होती है, हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, मेंस्ट्रुअल कप आया है और ये बहुत ही अच्छा है यदि हम इसके बारे में सब सही चीज़ें जानें। मेंस्ट्रुअल कप क्या है, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, तकरीबन 300-350 रुपये का आता है, लेकिन ये 5 साल तक चलता है। यदि हमने इसको अच्छे से रखा तो ये 10 साल तक भी चलता है। तो सोचो 100-350 रुपये की चीज़ हम 5 साल चला रहे हैं। दूसरा, ये हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसको हमें कहीं डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें कहीं डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बायोडिग्रेडेबल होता है। पूरी दुनिया, मान लो हम एक पैड यूज करते हैं, तो एक मेंस्ट्रुअल पीरियड में सोचो हम कितने पैड एक पर्सन यूज कर रहा है, और वो कितना कॉस्टली हो जाता है, राइट। तो ये मेंस्ट्रुअल कप है, इसलिए इसको हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहते हैं। हम जो इंडिया में हैं, यहाँ पे गरीब पॉपुलेशन ज़्यादा है जो गांव में रहती है, तो हमें उनको एजुकेट करना है कि हाउ टू यूज़ दिस मेंस्ट्रुअल कप। ये बहुत ही सिलिकॉन जैसे मटेरियल से बना होता है, जैसे जिससे बच्ची की निपल वगैरह बनाते हैं। फीडिंग बॉटल में जो निपल होती है वो उसी सॉफ्ट मटेरियल सिलिकॉन का बना होता है, और वो बहुत ही आराम से हमारे वजाइना में फिट हो जाता है। उसको निकालना और उसको क्लीन करना, बस हमें यही सीखना है। और उसकी हाइजीन को हम कैसे मेंटेन करें, उसकी स्टरलाइजेशन कैसे करें, ये हमें सबको बताना है और अवेयर कराना है। यदि हमने वहाँ पे उस पर ध्यान दे दिया तो इतनी जो मेंस्ट्रुअल जो पैड्स हम यूज करें या टैम्पियोन यूज करें, उसके कारण जो एनवायरनमेंट में हमारी जो एक लोड बढ़ती जा रही है, उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और प्लस मैंने बताया कि कॉस्ट फ्रेंडली है, ये हमारे बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो रूरल एरिया में भी हम इसको बहुत बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारे हाइजीन का ध्यान रखता है, कोई रैसेस नहीं होगी। हाँ, एक बार इंसर्ट करना और उसकी साइज़ को असेस करना पहली बार में हमारे लिए मुश्किल होता है। यंग फीमेल हैं तो उनकी वजाइना थोड़ी छोटी होती है, इतनी ज़्यादा वो इलास्टिक नहीं होती है, इतनी ज़्यादा वो ढीली नहीं होती है, तो उसमें हम छोटी साइज़ की कप को यूज करें। 1-2 बार आप यूज करोगे तो यू विल सी कि मुझे ये साइज़ की कप फिट आ रही है। इसमें बहुत सारी वाइड रेंजेज है। पोस्ट डिलीवरी थोड़ी वजाइना हमारी स्ट्रेच हो जाती है, तो उसकी साइज आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बट 1 से 2 बार में आपको पता चल जाएगा कि दिस साइज सूट्स में एंड फिट्स में, तो हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। राइट मैम, सेकेंड पार्ट जिसमें प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस कैसे स्टार्ट होती है। देखो, सोचो, ऐसा सोचना है कि 9 मंथ हम प्रेग्नेंट है, राइट, और 9 मंथ के बाद हम ब्रेस्ट फीड पे चले गए, तो 9 मंथ तक अंडा भूल गया कि अंडा कैसे बनाना है, क्योंकि वो तो सप्रेस्ड है। प्लस पोस्ट डिलीवरी एटलीस्ट 6 महीने हम सब लैक्टेटिंग मदर होते हैं, हमारी ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो जो हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क बनाता है वो, उसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, ये हमारे एग को बाहर नहीं निकलने देता। तो इस पीरियड में हो सकता है हमारी पीरियड बिल्कुल ना आए, इसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं, राइट। और जैसे ही हमारी फीडिंग शेड्यूल 6 मंथ्स की ख़त्म होती है, हर पेशेंट में अलग अलग तरीक़ों से मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से शुरू हो जाती है ना। तो बस हमें ध्यान रखना है, 6 महीने के बाद धीरे धीरे ये रिदमिकल होने लगती है, और 1 साल के अंदर यदि आपने ब्रेस्ट मिल्क बंद कर दिया है पिलाना, तो शायद ये अपनी नॉर्मल पैटर्न में आ जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा पोस्टनेटल पीरियड में वेट गेन ना करें, आप अपनी लाइफ को बहुत सेडेंट्री ना बनाएं, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस फिर हो जाएगा और आपकी नॉर्मल जो रिदम है उसको वो डिस्टर्ब कर सकता है।
ठीक है, वापस से हम प्लॉट ट्विस्ट ला रहे हैं अपनी वीडियो में और फिर से हम एक नया रुख ले रहे हैं विच इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैम, कौन से कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और अफोर्डेबल भी है, और कौन सा ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ रहता है? वंडरफुल। सो कॉन्ट्रासेप्शन का क्या क्या तरीका है, इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बेरियर मेथड, दूसरा होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और तीसरा होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, एंड फोर्थ आजकल एक हमारी इंसर्शन आ गई जिसको हम इम्प्लानॉन कहते हैं, राइट। कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं। अब हम एक डिवाइड करते हैं कि हम किस ग्रुप को, किस एज ग्रुप को हम ये एडवाइज कर रहे हैं। यंग बच्चे हैं जो सेक्सुअली एक्टिव हैं बट दे आर अनमैरिड, उनके लिए, उस यंग पॉपुलेशन के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का कौन बेहतर तरीका है? तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है या तो वो बेरियर मेथड यूज करें जिसको हम कॉन्डोम कहते हैं, और ये हमें बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचाता है। कुछ बच्चे जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप की, या वो दे आर नॉट हैप्पी विद द कॉन्डोम, तो उनको दूसरा तरीका क्या अपनाना चाहिए? देन द सेफेस्ट मेथड इज़ लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको हम अल्ट्रा मिनी पिल के नाम से जानते हैं। अलग अलग ब्रांड्स आते हैं इसके, आप अपनी सर्विस प्रोवाइडर से बात करके आप एक कोई अच्छी ब्रांड की आप यूज कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप हुआ कि हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, हम मैरिड हैं, और हमें क्या लेना चाहिए? अभी हमें बेबी नहीं चाहिए, हमारा एक बेबी हो गया है और सेकेंड बेबी में हम गैप चाहते हैं, तो क्या क्या तरीका है? इसमें भी हम 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड करेंगे। एक, यदि वो फीडिंग मदर हैं तो उनके लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हर 3-3 महीने पे हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसको हम प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन डीपो-प्रोवेरा के नाम से जानते हैं। इसी की ओरल टैबलेट्स आती है और इसी के साथ एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस आती है। इनमें से तीनों में से कोई एक तरीका हमें यूज करना चाहिए। ये अभी क्यों ऐसा हम कहते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, क्योंकि ये सब प्रोजेस्टेरोन से बना हुआ है। यदि हम नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करेंगे तो इसमें जो ईस्ट्रोजन कंटेंट है वो हमारे ब्रेस्ट मिल्क को कम कर देगा। तो उनके लिए, जो फीडिंग मदर हैं, उनके लिए डीपो-प्रोवेरा के नाम से प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन आती है, या ओरल पिल्स आती है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल हम इसको कहते हैं, या हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस मल्टी लोड कॉपर टी या मिरिना डाल सकते हैं। थोड़े एज्ड पेशेंट है जिनकी फैमिली पूरी हो गई है और जिनकी उम्र मोर देन 35 है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका होता है या तो हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसको हम मिरिना कहते हैं, वो बहुत अच्छे से उसको डाल सकते हैं। ये लंबे टाइम के लिए आता है, 5 इयर्स के लिए आता है। इस एज में बहुत सारी हमारी मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट होती है, किसी को हेवी मेंस्ट्रुअल्स की शिकायत होती है, किसी को कुछ एडिनोमायोटिक यूट्रस हो जाता है जिसके कारण उनकी मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा होता है। तो उन सब वुमेन के लिए जिन्होंने अपनी फैमिली पूरी कर ली है और जो थोड़े एज्ड हो गए हैं, उनके लिए जो नई डिवाइस आई है इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसको हम मिरिना कहते हैं, वो हम बिल्कुल डाल सकते हैं। तो मैम, उससे पीरियड्स ऑफ कोर्स बंद हो जाते हैं? पीरियड बंद नहीं हो जाते, वो हमारी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को कम कर देता है। और जो इस एज में सबसे ज़्यादा जो हमारी परेशानी होती है कि बहुत सारा साइकिल हमारा ओव्यूलेशन नहीं होता है और पीरियड इरेगुलर हो जाती है, उसको ये बेहतर करता है और हमारी डिस्कम्फर्ट को थोड़ा बेहतर कर देता है। अब मैम, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम, विच इज़ कि हमने इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिस्कस कर लिया, किसके क्या फ़ायदे हैं इसको भी डिस्कस कर लिया। एज ग्रुप वाइज भी आपने ब्रेक डाउन कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन हम इसको थोड़ा और इन डेप्थ बात करते हैं इसके बारे में कि कौन सा मेथड किस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फीमेल के लिए बेस्ट है, वो कैसे चूज करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए? देखो, इसमें मैंने बताया एज, आपको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, आपकी यूट्रस में कोई और दूसरी डिफ़िकल्टी तो नहीं है, किसी को फाइब्रॉयड हो सकता है, किसी को एडेनोमायोसिस हो सकता है, किसी को इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो ये हम अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएं, उनसे मिले, वो आपकी BMI, आपकी ब्लड प्रेशर, आपका लिवर फंक्शन, ये सब को देखते हुए आपकी डिमांड क्या है, आप किस एज ग्रुप में हैं, आप क्या 2 बच्चों के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं, या आपकी फैमिली पूरी हो गई है तो आप एक परमानेंट सोल्यूशन लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेना चाहते हैं। तो ये हम अपने सर्विस प्रोवाइडर से जा करके इसको डिसाइड करके फिर हम उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को ऑप्ट करें। मैम, फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी चाहिए अगर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कोई ले रहा है, तो कितना एडवाइजेबल है आप डॉक्टर्स के साइड से? और अभी मैंने बोला कि यदि आपको बार बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने की ज़रूरत है, मतलब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आपको इमरजेंसी क्यों बार बार हो रही है, तो उसको वंस इन अ ब्लू मून लेना है।
यदि बार बार लेने की ज़रूरत हो रही है, मतलब आपने अपने आपको सही नहीं रखा है, आप सही तरीका यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है कि हमने हर महीने या हर तीसरे महीने, हम हर दूसरे महीने ले रहे हैं, ये सही नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को सेफ रखना ज़रूरी है। आप यंग गर्ल हैं तो आपको बेरियर कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे ज़्यादा सहारा लेना है ना। और यहाँ भी बात नहीं बन रही है तो एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको हम लो डोज ओसी पिल्स कहते हैं, जिसको हम अल्ट्रा मिनी पिल भी कहते हैं, उसको हमें लेना चाहिए। Alright. तो सावधान बने और सतर्क रहें जी। वाली चीज़ यहीं अप्लाई हो जाती खुद है। का ध्यान रखें, बिल्कुल। योर हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली। और हमने बात करी इमरजेंसी, उसके अलावा काफ़ी एसटीडीज़ वगैरह से भी हमें खुद को सेफ गार्ड करना है। जी। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ करने से पहले समझदार बन के डिसीजन लीजिए। ऑल राइट एवरीबडी, तो हम वीडियो के एकदम एंड में आ चुके हैं, और अगर आपको मैम का जितना भी नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, आप उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना चाहते हो एंड यू आर अ न्यू मदर टू बी, यू शुड डेफिनेटली गिव हर अ विजिट, एंड शी इज अ मस्ट विजिट वाली डॉक्टर। आपने देखा कि कितनी काम है, कितनी फ्रेंडली है, और आई फील कि जितने अच्छे से मैम ने आज इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट में हमें चीज़ें बताई हैं, आई फील मैम उतने ही अच्छे से अपने पेशेंट्स को भी ट्रीट करती हैं, एंड शी इज एक्चुअली वन ऑफ द फेमस गाइनीज ऑफ नोएडा। सो इफ यू आर फ्रॉम नोएडा, डू गिव हर अ विजिट। हम एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। हॉस्पिटल का नाम है निदान मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मैम का नाम है डॉक्टर मनीषा रंजन, और अगर आप लिंक चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली गूगल मैप्स पे भी जाके ऑब्वियसली लिंक देख सकते हो। और मेक श्योर दैट यू आर गिविंग मैम अ विजिट, क्योंकि शी इज अ मस्ट विजिट डॉक्टर, एंड मैम रियली enjoyed the conversation. I hope you also enjoyed it as much as I did. थैंक यू सो मच, एंड आई विश ऑल वुमेन कि वो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, जिसमें आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपने फ्रेंड से जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी फैमिली से शेयर करें। अपनी फिजिकल फिटनेस का पूरा ध्यान रखें। कुछ भी करने के पहले 10 बार सोचें कि वो आपकी हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फर्टाइल हेल्थ को कितना इम्पैक्ट करता है, राइट। और थोड़ा सेल्फिश होना अपने लिए, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना, थोड़ा अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपने ही हेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सेल्फिश होना तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू आर सपोज टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एवरीबडी, एंड कमेंट करके अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट करके आप वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि हम ऑब्वियसली मैम से टच में रहेंगे और मैम खुद ही वीडियोज़ देखेंगे और कॉमेंट पढ़ेंगे, तो जो भी डाउट होगा आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप डाउन कर देना। और जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड मेक श्योर दैट यू हैव प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन एज वेल, so that every time we upload a new video you get notified about the same. With this everybody, make sure that you are women, you need to be independent and you need to take care of yourself, and as ma'am said, you need to be selfish at times. Okay, bye. बाय।